नमस्कार आप सभी को। विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारत का इतिहास हम देख रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास से किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी लगातार चर्चा हो रही है और लगभग अभी तक हमने 240 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की भी जो चर्चा है इसमें लगभग 50 प्रश्नों का संकलन है और इन प्रश्नों से संदर्भित चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ जो भी टॉपिक है जहां से प्रश्न आ रहे हैं उससे संबंधित विविध बिंदुओं को भी हम नोट करने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? क्या बोला जा रहा है? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया है आपको बताना है। चार यहाँ पे वर्ष दिए हुए हैं उत्तर में आपके, वर्ष 1919, वर्ष 1917, वर्ष 1921 या वर्ष 1896। तो आपको बताना है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था। इन चारों विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए बताएं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। ध्यान से बताएं इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। इन चारों में से कौन सा सही है? वर्ष 1919, वर्ष 1917, वर्ष 1921 या वर्ष 1896। आपको बता दें इसका सही उत्तर है वर्ष 1917। वर्ष 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। अभी ये था क्या? सैडलर आयोग किससे संबंधित था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो आपको बता दें इसका संबंध जो था ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। ठीक है, कहां से संदर्भित था? कलकत्ता विश्वविद्यालय से संदर्भित था और इसका उद्देश्य था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच करना। तो याद रखिएगा, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए बनाया गया था, ये आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सैडलर आयोग के सुझाव के बाद ही भारत में कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए गए और इनका क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनकी स्थापना का क्रम आपसे पूछा जाता है। जैसे सैडलर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो उसके बाद वर्ष 1916 में एक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया मैसूर विश्वविद्यालय। मैसूर विश्वविद्यालय के बाद जो स्थापना की गई वर्ष 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय के बाद वर्ष 1917 में स्थापना की गई पटना विश्वविद्यालय और वर्ष 1918 में स्थापित किया गया उस्मानिया विश्वविद्यालय। ये इनका क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1918 के बाद वर्ष 1920 में स्थापित किया गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़। ठीक है, और 1920 के बाद 1921 में स्थापित किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं, इनके स्थापना का क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैसूर विश्वविद्यालय, उसके बाद बनारस, उसके बाद पटना, उसके बाद उस्मानिया, अलीगढ़ और सबसे लास्ट में वर्ष 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। बहुत सारे शिक्षा आयोग भी गठित किए गए, तो प्रमुख शिक्षा आयोग जो हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शिक्षा आयोग रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानकारी रखना है। तो शिक्षा आयोग में यदि हम देखें तो 2-3 स्टार्टिंग के आपको पता होना चाहिए जिनके क्रम पूछे जाते हैं। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये आपको पता होना चाहिए। और चार्ल्स वुड डिस्पैच की यदि हम बात करें तो संबंधित है 1854 से संबंधित है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग। और हंटर आयोग की यदि हम बात करें तो हंटर आयोग का जो वर्ष है यह है 1882। ठीक है, हंटर आयोग के बाद तीसरा है रैले आयोग। रैले आयोग का गठन किया गया और रैले आयोग का जो गठन किया गया ये किया गया था वर्ष 1902 में। कब किया गया? वर्ष 1902 में। रैले के बाद सैडलर आयोग का गठन किया गया और सैडलर आयोग अभी आपने पढ़ा वर्ष 1917 में। इसके बाद बहुत सारे अन्य आयोग भी थे, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इन चारों का क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, रेले आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917। इसके बाद लास्ट में एक आपको याद रखना है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राधा कृष्णन आयोग जो है
इसका गठन किया गया था वर्ष 1948 में। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है इन आयोगों के अलावा कि जो विभिन्न आयोग गठित किए गए उस समय में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो राधा कृष्णन आयोग की बात करें वर्ष 1948 की, तो आपको बता दें लॉर्ड माउंटबेटन इस समय वायसराय थे, ये आपको पता होना चाहिए। सैडलर आयोग की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल थे। रेले आयोग की बात करें तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। हंटर आयोग की बात करें तो लॉर्ड रिपन के संबंध में है। और चार्ल्स डिस्पेंस की बात करें तो ये डलहौजी के समय काल में है, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है विभिन्न आयोग के वर्षों के बारे में पता होना चाहिए, कब इनकी स्थापना की गई, कभी ये आयोग बनाए गए, साथ ही साथ वह गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था जिसके संदर्भ में ये आयोग बनाए गए, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है होम रूल आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था। बोला जा रहा है होम रूल आंदोलन जो था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। दूसरा, आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में आ गया। तीसरा, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और चौथा, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो आपको बताना है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। होम रूल आंदोलन आपको पता होगा कि एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था, जिनमें से एनी बेसेंट की जो लीग थी उसका जो विस्तार था विशेष रूप से उसका क्षेत्र अलग था, जो तिलक की लीग थी उसका क्षेत्र अलग था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि तिलक और एनी बेसेंट की जो लीग थी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्षेत्र भले ही अलग अलग थे, दो व्यक्ति भले ही थे, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो एक था। और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की मांग इनके द्वारा की जा रही थी। तो विशेष रूप से इसका संबंध है कि देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखना। ठीक है, तो होम रूल में क्या था, स्वशासन की बात की गई। स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन में जो है स्वशासन की बात की गई, और ये आपका सही उत्तर है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन से दो लोग जुड़े हुए थे। कौन कौन से? पहले जुड़े हुए थे एनी बेसेंट, और दूसरा जो नाम जुड़ता है एनी बेसेंट के साथ वो है, आपको पता होना चाहिए, तिलक। अब इसमें दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, तो एनी बेसेंट क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, तो इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां पर? कोलकाता में। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला में जवाब बदल जाएगा। अब आपको 1925 याद रखना है, 1925 का कानपुर अधिवेशन याद रखना है, और इन महिला का नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो जवाब होगा सरोजनी नायडू। 1925 का अधिवेशन याद रखना है जो कि कानपुर में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, और यह अधिवेशन हुआ था 1917 में कलकत्ता में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? मतलब बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में कौन सा आंदोलन भारतीयों द्वारा शुरू किया गया था, आपको बताना है। कौन कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या पूर्ण स्वराज आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। आपको यह भी पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, और वर्ष 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब 1905 में की गई थी, लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। विशेष रूप से सांप्रदायिकता के आधार पर यह विभाजन किया गया था।
अब बोला जा रहा है कि बंग भंग या बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। आपको यह भी पता होगा कि 16 अक्टूबर का दिन, जिस दिन से ये लागू हुआ था, उस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया था और इसी के प्रत्युत्तर के स्वरूप यहाँ पर यह आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे आपको बताना है। बताएं, निर्मल कुमार बोस, महादेवी देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन से थे जो महात्मा गांधी के सचिव थे, आपको बताना है। चलें बताएं, 4 नाम दिए हुए हैं और इन चारों नामों में से आपको चुनाव करना है। यहाँ पे बात हो रही है महात्मा गांधी के सचिव की, तो आपको बता दें महात्मा गांधी के निजी सचिव थे प्यारेलाल। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्यारेलाल महात्मा गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी से संबंध में जैसे आप पढ़ते होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता ये जो नाम है, ये उपाधि जो है किसने दी है, तो याद रखना है कि ये उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक उपाधि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिली है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि बापू की उपाधि किसने दी, तो 2 नाम यहाँ पर आते हैं। पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। जवाहरलाल नेहरू के अलावा एक और अन्य नाम आता है जिसका नाम है CF एंड्रूज। ठीक है, तो CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू की उपाधि दी थी। और इसके बाद आप जानते हो एक और उपाधि इनको मिली थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, यह भी महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा था। तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यह आपको पता होना चाहिए। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, तो आपको नाम याद रखना है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहने वाले हैं विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? बोला जा रहा है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है। 4 नाम दिए हुए हैं, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, बैकटिक। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है। चलें बताएं, पहला सत्याग्रह कौन सा है आपको बताना है, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या बैकटिक। चलिए बताएं इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है, यह आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की, तो आपको बता दें महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था यह था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण में क्या था कि नील की खेती करने वाले किसान थे जो कि 3 कठिया पद्धति से प्रभावित थे। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ इनका आंदोलन था और इसी को महात्मा गांधी ने सफल बनाया था। और यहाँ पर 3 कठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन में महात्मा गांधी जो चंपारण गए थे, ये गए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। यह भी आपको पता होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पर महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और अभी आप इसको देखोगे भी। तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो उसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा की उपाधि कब मिली, जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको वहां पर महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया, यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? यहाँ पे कुछ कॉलेज के नाम दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। और आपको बता दें क्योंकि ई विकल्प इसमें शामिल है इसलिए यह नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर पूछा गया है, मतलब यह हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। बताएं गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर,
धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। यहाँ पे बात हो रही है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की बात करें तो आपको बता दें इनकी जो पढ़ाई थी ये हुई थी सामल दास कॉलेज भावनगर। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, सामल दास कॉलेज भावनगर। आपको बता दें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां पर किया, तो महात्मा गांधी ने 1906 में साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी वो भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन थे उनमें कब शामिल हुए, तो आपको बता दें कांग्रेस के अधिवेशनों में महात्मा गांधी वर्ष 1901 में पहली बार शामिल हुए। फैक्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि महात्मा गांधी तो 1905 के बाद भारत आए तो 1901 में कैसे शामिल हो गए। तो याद रखना है महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी वर्ष 1901 के कलकत्ता कांग्रेस में पहली बार सम्मिलित हुए थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है एक बार। कब की है? 1924 के बेलगांव, ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है और यही एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की हुई है। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो फैक्ट बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं साथ साथ इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। यदि नहीं याद है तो बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी तैयारी विधिवत चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? कौन सा महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आपको बताना है। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रौलेट, चार हैं, चार में से आपको बताना है कौन सा। इनमें से कोई नहीं है तो ई विकल्प पर आप जा सकते हो। चलें बताएं। और आपको बता दें यदि अच्छा लगता है प्रोग्राम तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट बनता है, इतना तो कर दिया करें क्योंकि चीजें अभी आपको बहुत पहुंचानी है। अभी इतिहास हम चल रहे हैं, बहुत सारे विषय बचे हुए हैं और प्रयास है कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिले जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो सके, कवर हो सके। बताएं निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चलें बताएं इसमें से कौन सा है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है चंपारण। कौन सा है? चंपारण इसका सही उत्तर है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसको बताएं किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था? प्रश्न है, इसकी चर्चा हमने पूर्व में कर लिया है लेकिन यहाँ पे शब्दों का खेद किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया है। चार नाम दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको अपना चुनाव करना है। कौन कौन से नाम हैं? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि बात हो रही है नील की खेती से संबंधित, नील की खेती से संबंधित जो विवाद था वो था चंपारण में। और चंपारण में जब महात्मा गांधी गए हुए थे तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए हुए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा अभी पूर्व में हमने किया था। अब यहाँ पे कुछ जानकारी मैं और आपको बता देता हूं। जैसे महात्मा गांधी की दो आत्मकथाएं हैं, एक का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग, एक तो ये है आत्मकथा। दूसरी आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नोट कर लीजिएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दूसरी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। तो दोनों आत्मकथा आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि महात्मा गांधी को जादूगर की भी उपाधि मिली हुई है। किसकी उपाधि मिली हुई है? जादूगर की। और ये जो जादूगर की उपाधि मिली है ये किसने दिया है? ये दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि दी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए।
आपको बता दें कि जैसे आपने देखा था कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में वर्ष 1901 में शामिल हुए थे पहली बार। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है ये भारत कब लौटे थे अफ्रीका से। ये भारत लौटे थे अस्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कई सारे आश्रमों को स्थापित किया है और उनके वर्ष याद रखने हैं क्योंकि उनके वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम, और फिनिक्स आश्रम जो बनाया गया था ये 1904 में बनाया गया था। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने 1904 में। दूसरा इन्होंने, जानते हैं आप, जोहानसबर्ग है, जोहानसबर्ग में इन्होंने क्या किया था, जोहानसबर्ग में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। किसकी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी वर्ष 1910 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, इसके बाद जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना वर्ष 1910 में, और उसके बाद आपने देखा कि जब भारत ये आ गए तो भारत में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की गई थी। ये तीनों आश्रम के नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी स्थापना वर्ष। सबसे पहले डरबन में फिनिक्स आश्रम वर्ष 1904, दूसरा जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म वर्ष 1910, तीसरा साबरमती आश्रम वर्ष 1917। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए और नाम भी इनको याद रखना है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट करा? अब देखो, प्रश्न सिर्फ शब्दों में खेल किया गया है। सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता था कि चंपारण महात्मा गांधी किसके बुलावे पर गए थे, लेकिन यहाँ पे शब्दों का खेल किया जा रहा है। इसका भी उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि महात्मा गांधी जो है ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही गए थे। याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कहां पर किया था, तो याद रखना है महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। चलो इसको बताएं, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया गया? देखो सेम प्रश्न है, शब्दों का खेल है, इसी खेल को हमें समझने की जरूरत है। यहां पे बोला गया पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां? भाई सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण में किया था, और चंपारण पड़ता है बिहार में। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन किया था इन्होंने, जो किसान थे उनका साथ दिया था। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, चंपारण। इसको बताएं, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। बताएं, यहां पर भी सीधी जानकारी आपको मिल रही है कि बात है यहाँ पे चंपारण की। आप जानते हो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1917 में सबसे पहला। चंपारण के बाद हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, जो वर्ष 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के बाद गांधी जी ने भाग लिया था खेड़ा सत्याग्रह में, यह भी हुआ था वर्ष 1918 में। तो ये तीन क्रम आपको याद रखने हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीन क्रम कम से कम याद रखिए, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर जानकारी रहेगी, आप आसानी से प्रश्नों को कर पाओगे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन, देखो सिर्फ प्रश्नों का खेल है, वही प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? भाई चंपारण नील आंदोलन की जब बात होती है तो चंपारण नील आंदोलन से जुड़े हुए थे महात्मा गांधी। तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता होंगे, कौन होंगे? राष्ट्रीय नेता है महात्मा गांधी। चलो इसको बताएं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? बोला जा रहा है नील दर्पण जो रचना है वो किसकी रचना है? तो नील दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है, नील दर्पण। और आपको बता दें कि नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह को इसमें कवर किया गया है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में यह प्रारंभ हुआ था, और नील विद्रोह को इसने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है, और इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं, आप कह सकते हो दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण किसकी लेखनी है? ये है दीनबंधु मित्र की, ये आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं,
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इनमें से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, आपको बताना है। किसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के बाद है वायकोम सत्याग्रह या असहयोग। आप जानते हो, कुछ भी आपको जीरो मालूम है इतिहास के बारे में, फिर भी आप जानते हो असहयोग में गांधी जी ने भाग लिया था। आप यहाँ भी जानते हो कि खेड़ा में भी गांधी जी ने भाग लिया था, राजकोट में भी गांधी जी ने भाग लिया था। वायकोम जो सत्याग्रह है, वायकोम सत्याग्रह विशेष रूप से मंदिर प्रवेश आंदोलन था, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था, और गांधी जी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प वायकोम, क्योंकि वायकोम जो कि मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था, इसमें महात्मा गांधी ने रुचि नहीं दिखाई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? और आपको बताएं, जब गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे तो उस दौरान ये महात्मा गांधी के साथ गए हुए थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार महात्मा गांधी के साथ ये निवास करते थे, लगातार साबरमती आश्रम में ये निवास करते थे। तो इनका नाम क्या है आपको बताना है। तो आपको बता दें, इनका नाम है चार्ली एंड्रयूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। और इन्होंने ही गांधी जी को बापू का जो उपनाम था वो दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था। दोनों नाम आपको याद रखना है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय शब्द आज भी प्रयोग में है, वर्तमान समय में भी अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंत्योदय योजना। तो भाई अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ क्या है या उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता या गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। अंत्योदय का मतलब होता क्या है? अंत्योदय जो शब्द है उसका मतलब होता क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दें, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब यहां पे है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, यह है अंत्योदय मिशन का उद्देश्य, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। यह विचार सर्वप्रथम जो है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लॉस्ट, अनटू द लॉस्ट जो पुस्तक है उसमें भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। तो अंत्योदय शब्द जो है ये सबसे पहले जो गढ़ा गया था ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? बताएं। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? बात हो रही है यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूरों की, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर जहां पर गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी वो किससे संबंधित थी? मिल के मजदूरों से, मतलब औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित थी। तो औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित थी, तो कृषक वर्ग का इसमें कोई मतलब नहीं है, जनता का भी कोई मतलब नहीं है, मजदूरों का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका जुड़ाव किससे है? क्योंकि औद्योगिक कर्मचारियों की बात हो रही है, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो देख लो आप कितने आसान से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जरूरी क्या है? बार बार रिवीजन। कोई भी एक पुस्तक है आपके पास, एक ही पुस्तक पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। इतिहास की यदि आपके पास, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि यदि आपके पास मान लीजिए सिर्फ लूसेंट ही है, तो मैं विनम्र निवेदन आपसे करूंगा उसी लूसेंट को बार बार पढ़ें। यदि आपके पास घटना चक्र है तो मैं यही कहूंगा उसी घटना चक्र को बार बार पढ़ें। मतलब एक पुस्तक का बार बार अध्ययन करना है, बार बार रिवीजन करना है। हमें बहुत सारी पुस्तकों का जो है ढेर नहीं लगाना है, ठीक है? एक पुस्तक पढ़िए, एक सब्जेक्ट की बार बार पढ़िए। बाकी की चीजें आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हो वहां से पता चल जाएगा, कुछ क्लास के नोट्स देख रहे हो वहां से पता चल जाएगा। एक ही पुस्तक पढ़नी है, सफल होना है तो एक ही पुस्तक पर आपको ध्यान लगाना है, एक ही पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है। इसको बताएं, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से थे जो खजांची थे? तो बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची इनमें से कौन से थे और वो जेल भी गए हुए थे? तो बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची कौन थे? GD बिरला, जमनलाल बजाज, JRD टाटा या बालचंद्र हीराचंद्र? बताएं, इनमें से कौन से थे जो कि
ऑल इंडिया कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जमनलाल बजाज। और जमनलाल बजाज, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज के बारे में यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इनको एक राय बहादुर की पदवी दी गई थी। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय बहादुर की पदवी का परित्याग किया था। यह भी याद रखना है, किसके संदर्भ में? जमनलाल बजाज के संदर्भ में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चलें, अभी मैंने आपको 3 आंदोलनों का क्रम बताया था। यदि आपको वहां पर ध्यान दिया है आपने, तो निश्चित रूप से आप तुरंत जवाब दे सकते हो। बताएं, बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? आप जानते हो किस किसान आंदोलन में? तो चंपारण किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। यदि इनके आंदोलनों की बात करें तो चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन इन्होंने देखा, उसके बाद खेड़ा आंदोलन देखा, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर महात्मा गांधी ने भाग लिया। तो ये 3-4 क्रम है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे संबंध है चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर महात्मा गांधी गए हुए थे। तिनकटिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन था और वहां पे सफल हुआ यह आंदोलन जब, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजारेदारी, जिनमिस, तिनकठिया। आप जानते हो तिनकठिया पद्धति से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो गया तिनकठिया पद्धति, बी विकल्प सही उत्तर है। चलो इसको बताएं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था आपको बताना है। तो आप जानते हो कि तिनकठिया पद्धति में जो नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग, तभी तो नाम था तिनकठिया पद्धति, मतलब 3/20 भाग। कहने का मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? बताएं। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? देखो यहां पे राजेंद्र प्रसाद भी इससे सम्मिलित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल थे, जेबी कृपलानी। यहाँ पे एक नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम जो है ये चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़ता है। हालांकि ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से चंपारण, खेड़ा हो गया, वायकोम सत्याग्रह, इन सबसे नहीं जुड़े हुए थे। इसको बताएं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1936 में स्थापित की गई थी। लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता किया था पहले सत्र की स्वामी सहजानंद ने। तो याद रखना है 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपको बताना। चलो बताएं कब हुई आपको बताना है। आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। कब हुई थी? वर्ष 1920 में। तिथि कौन थी यदि हम बताएं तो 31 अक्टूबर की तिथि थी। प्रथम बार इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। ये आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय ने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना में कौन से लोग शामिल थे, तो 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय। ये 3 लोग इसकी स्थापना में शामिल थे और प्रथम बार इसकी जो अध्यक्षता थी वो किया था लाला लाजपत राय ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अभी वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पे अखिल भारतीय व्यापार संघ, बात वही है, सिर्फ शब्दों का खेल है। यहाँ पे ट्रेड यूनियन दे दिया गया, वहां पे व्यापार संघ दे दिया गया। ठीक है, एक जगह हिंदी में है, एक जगह अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी उत्तर होगा लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल
रसिया में इसकी स्थापना हुई थी, तो बोला जा रहा है इसका सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सदस्य बनने वाला जो प्रथम भारतीय है उनका नाम है M.N. रॉय। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ, आपको बताना है। 4 अधिनियम यहाँ पे दिए हुए हैं। भारत काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ? यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपको तुरंत टिक करना है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। चले इसको देखें। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट आप जानते हो, इसको काला कानून भी कहा जाता था। 18 मार्च वर्ष 1919 को ये पास किया गया था, यह भी आपको पता होगा। और विशेष रूप से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए था। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए था। यहां पर बिना किसी कारण, अकारण बस आपको जेल में डाल दिया जाता, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती, कहीं आप कोई अपील भी नहीं कर सकते थे। तो 18 मार्च वर्ष 1919 को एक काला कानून पास किया गया था, जिसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। ये आपको पता होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो काला कानून था, जब ये लाया गया तो केंद्रीय व्यवस्थापिका से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। इन तीनों लोगों का पता, इन तीनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि काला कानून लाया गया था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा नाम आता है मदन मोहन मालवीय, तीसरा नाम आपका आता है मजहरुल हक। ठीक है, तो मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये 3 व्यक्ति थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे। इन्होंने इसके विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसको बताएं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? मतलब जलियांवाला जो नरसंहार था उससे पहले कौन सा सत्याग्रह था, ये आपको बताना है, जिसकी प्रत्युत्तर में ये घटना हुई थी। आप जानते हो रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसके विरोध में गांधी जी ने भी जो है विरोध प्रदर्शन को जो है आप कह सकते हो कि स्वीकृति दी थी। और 9 अप्रैल को इसी का विरोध करते हुए 9 अप्रैल के तिथि को 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो कि पंजाब के बड़े नेता थे, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी 9 अप्रैल को हुई थी। अब इन लोगों की जो गिरफ्तारी थी, इनका कोई दोष नहीं था, तो बिना किसी गलती के इनकी गिरफ्तारी की गई थी उसी काला कानून के अधिकार के आधार पे। तो उसी का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाले बाग में। तो दोनों लोगों जैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल वर्ष 1919 को। और जब 13 अप्रैल वर्ष 1919 को यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे तो जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलवाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये किससे संदर्भित था? ये संबंधित था रॉलेट सत्याग्रह से। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था रॉलेट सत्याग्रह के दुरुपयोग के माध्यम से, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए जलियांवाले बाग में 13 तारीख को। और उस दिन बैसाखी का दिन था और वहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर इनकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी। इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? अभी मैंने बताया कि वर्ष 1919 में। यदि तिथि की बात करें तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च वर्ष 1919 को लागू किया गया था। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, जलियांवाले बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों जमा हुए थे? अभी मैंने कारण भी आपको बताया। अभी
पिछले प्रश्न में मैंने कारण भी बताया कि क्यों लोग जमा हुए थे। विकल्प में क्या क्या है? गांधी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, या पंजाब सरकार के अमानवीय कार्य के लिए। अभी मैंने बताया कि 9 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों की गिरफ्तारी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान हुई थी। मतलब उस काला कानून के एवज में, काला कानून के द्वारा, काला कानून की आड़ में बिना किसी गलती के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। तो बी विकल्प सही उत्तर है, किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। इसको बताएं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग कर दी? बताएं, कब त्याग की थी आपको बताना है। अभी मैंने बताया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस घटना से दुखी होकर, इस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग कर दी थी। तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप आसानी से देख रहे हो, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न 4 से 5 आपने देखे, ठीक है, इसी तरह चंपारण सत्याग्रह से संदर्भित प्रश्न आपने देखे। कहने का मतलब है, इससे आपको जब विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करते हो तो आपको यह भी पता चलता है कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो टॉपिक आपको महत्वपूर्ण लग रहा है विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के दौरान, प्लीज उस टॉपिक को अलग से नोट करिए और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो प्लीज उस टॉपिक को अवश्य देखकर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने उड़ा दिया? किसने गोली मार दी जनरल डायर को? जनरल डायर जो कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे, इनको किसने उड़ा दिया गोली से और लंदन में उड़ाया? इनका नाम क्या था? मदन लाल ढींगरा, MP आचार्य, BD सावरकर या उधम सिंह? आपको बता दें, शहीद उधम सिंह वर्ष 1940 में इन्होंने इसका बदला लिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड का और जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो उधम सिंह, डी विकल्प सही उत्तर है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्यों संबंधित है? वर्ष 1919 को हम क्यों जानते हैं, क्यों याद करते हैं वर्ष 1919 को? इनमें से कौन सी घटना है जिसके लिए हम जानते हैं? क्या खिलाफत आंदोलन के लिए? नहीं। क्या बंगाल विभाजन के लिए? गलत है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बाद यदि हम देखें तो है जलियांवाला बाग त्रासदी। और अगला क्या है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण ये दिल्ली दरबार के समय हुआ था, ना कि वर्ष 1919 में। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, जलियांवाला बाग त्रासदी, जहां पर 1000 लोगों को गोलियां बरसाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? जलियांवाला बाग त्रासदी। कितने आसान से प्रश्न है, आप देखो, जलियांवाले बाग से संबंधित कम से कम 10 प्रश्न आपने देख लिए होंगे अभी तक और अभी भी प्रश्न चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है जलियांवाला बाग हत्याकांड बिहार राज्य विशेष की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, अमृतसर के जलियांवाले बाग में भीड़ का दमन हुआ। कब दमन हुआ भीड़ का? मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो घटना कब की थी, यही पूछा जा रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना थी ये थी 13 अप्रैल वर्ष 1919। तो सही उत्तर क्या है? बी विकल्प, 13 अप्रैल 1919। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया? देखो प्रश्न वही है। अभी प्रश्न था कि किसने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जनरल डायर को किसने मार दिया। तो भाई शहीद उधम सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1940 में मौत के घाट उतारा था जनरल डायर को। उसी प्रकार से जिस निर्दयता के साथ उसने जलियांवाले बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो गया आपका? शहीद उधम सिंह। इनके नाम पे एक मूवी भी बनी है, इन दिनों काफी चल रही है, आप देख सकते हो। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्राप्त नहीं होगा? चलें बताएं, इसका सही उत्तर क्या है? बोला जा रहा है जो खिलाफत आंदोलन था उसको हिंदू और मुसलमानों की एकता के रूप में किसने देखा? किसने कहा कि यह अवसर 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, अली बंधु या खान अब्दुल गफ्फार खान? आपको बता दें यह विचार था महात्मा गांधी का। इसको बताएं, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन की सभा के दौरान महात्मा गांधी से
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। तो पूछा जा रहा है ये सभा कहां हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? आपको बता दें इस सभा का आयोजन हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इस सभा का आयोजन हुआ था इलाहाबाद में। सी विकल्प सही उत्तर है। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि वर्ष 1920 में कलकत्ता में भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था वर्ष 1920 में। और वर्ष 1920 के इस विशेष अधिवेशन में भी महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा गया था। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेने के लिए कहा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है सबसे पहली बात कि खिलाफत आंदोलन के खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी इलाहाबाद, वहां पे बोला गया था। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक प्रश्न बन जाए तो याद रखना है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, वर्ष 1920 का अधिवेशन, जहां पर उनको इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए बोला गया था। इसको बताएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप शराब के राजस्व में भारी कमी आई। सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम बताइए। बोला जा रहा है कि जब गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि शराब नहीं पीना है, शराब से हमें नुकसान है, सारी चीजें गांधी जी ने बताई, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमें ये उचित नहीं है, तो राज्य के जो राजस्व थे उसमें भारी कमी आई। उसको देखते हुए एक विशेष राज्य ने यह लिस्ट जारी की कि देखो जो जो महान व्यक्ति हुए हैं वो शराब पीते थे, उसके बाद ही वो महान बन पाए हैं, उसके बाद ही उनके विचार महान हो पाए हैं। और उसमें 3 से 4 लोगों की कुछ लिस्ट जारी की। जैसे उन्होंने सिकंदर की लिस्ट जारी की, सिकंदर के साथ साथ उन्होंने उस समय में जूलियस सीजर की लिस्ट जारी की, नेपोलियन को उन्होंने इस लिस्ट में जगह दिया, और शेक्सपियर। तो कुछ महान लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से इस लिस्ट में जगह दिया और बताया कि ये लोग शराब पीते थे तभी इतने सफल हो पाए हैं, तभी ये इनके जो विचार थे इतने उच्च हो पाए हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग फिर से शराब पीने के लिए, शराब के लिए लालायित दिखने लगे। तो ये राज्य था आपका बिहार। बिहार इसका सही उत्तर है। तो बिहार राज्य में ये घोषणा की गई। ठीक है, चलिए आपको यह भी पता होगा, यहाँ पे बात हो रही है असहयोग की, तो आपको बता दें असहयोग आंदोलन से कुछ लोग असंतुष्ट भी थे, और असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इसको बताएं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, आपको बताना है। तो चलिए बताएं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? पहला कह रहा है खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण देना, गलत। दूसरा कह रहा है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, सत्य है, क्योंकि गांधी जी का था कि खिलाफत आंदोलन जो है इससे हम हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे सकते हैं, इससे हिंदू मुस्लिम एकता जो बंगाल विभाजन के पूर्व में थी उससे हम पुनः वापस ला सकते हैं, और इससे मुस्लिम भी इस आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होंगे। यह विचार गांधी जी का था, यह सोच गांधी जी का था, और इसलिए इसका बी विकल्प सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? बताएं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1921। आप जानते हो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, और यह समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922। तो याद रखना है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 12 फरवरी 1922 को यह समाप्त हुआ था। इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। स्वदेशी को बढ़ावा देने को लेकर बात की गई, स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर किया गया। चरखा और खादी को जो है लोकप्रिय बनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास इसमें किया गया, और अस्पृश्यता को भी दूर करने का प्रयास इस आंदोलन में किया गया। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 1922 को यह समाप्त हुआ था।
किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में सक्रिय थे ये आपको बताना है। राहुल सांस्कृत्यायन, इनका जीवन काल 1893 से 1963 तक रहा है। तो बोला जा रहा है किस क्षेत्र में ये आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो राहुल सांस्कृत्यायन की यदि हम बात करें तो 1912 में ये साधु हो गए थे और इनका जो नाम था वो हो गया था रामोदर दास, और ये छपरा में सक्रिय थे और असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जेल में भी 6 महीने तक रखा गया था। तो इसका सही उत्तर है छपरा। इसको बताएं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? यदि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि किस घटना को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई, तो आपको याद रखना है ये घटना थी, यहाँ पे है असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, चौरी चौरा। क्योंकि आप जानते हो कि असहयोग आंदोलन जब शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था तो गोरखपुर में एक घटना हुई थी 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक घटना हुई थी। यह घटना विशेष रूप से थी कि यहाँ पे एक भूतपूर्व सैनिक थे जिनका नाम था भगवान अहीर, और भगवान अहीर के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस पर स्थानीय पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया था और उसी के प्रत्युत्तर में बाद में जुलूस की भीड़ ने स्थानीय पुलिस कर्मियों समेत उस पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिससे कुछ पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई थी और पुलिस की पिटाई के प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी चोट लगी थी, लेकिन बहुत सारे पुलिस कर्मियों की भी मृत्यु हुई थी। बाद में इस घटना के लिए चौरी चौरा कांड में 170 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिन 170 लोगों को कुल फांसी की सजा हुई थी। और आपको बता दें कि इनमें से 170 तो फांसी दे दी गई थी, इसके अतिरिक्त 151 लोगों को फांसी की सजा से बेहतर पैरवी के माध्यम से बचा लिया गया था। और जिसने यह पैरवी की थी, जिसमें 151 लोगों को बचाया गया था, इनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बेहतर पैरवी किया और उनकी पैरवी के माध्यम से 151 लोगों को फांसी की सजा से बचा लिया गया था, लेकिन फिर भी 170 लोगों को उस दौरान मृत्युदंड दिया गया था। यह आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? ये नाम आता है जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, यहां पे इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। 1921 के मोपाला आंदोलन की जो शाखा थी, मोपाला आंदोलन की एक शाखा थी, कौन सी? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन, असहकार आंदोलन। आपको बता दें मोपला आंदोलन जो था, ये जो हुआ था केरल में विशेष रूप से, ये खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। तो इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन, ए विकल्प। ठीक है, इसको बताएं। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था या अंग्रेजी जानते थे। इनमें से कौन सा एक कथन था जो लोगों के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन मस्तिष्क में था? क्योंकि गांधी जी की जीत होगी क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को हराने का तरीका जानते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक, आप कह सकते हो, लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया था। जिस तरह से गांधी जी ने विभिन्न आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया था और उनको सफलता मिली थी, उस दौरान लोगों को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि यदि गांधी जी इस आंदोलन से लगे हैं तो निश्चित रूप से सफल होगा यह आंदोलन। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बारदोली के पास, जो आप बारदोली सत्याग्रह सुनते हो, उसी से जुड़ा हुआ है और इसमें कृषक आंदोलन था, किसी को कोई कर नहीं देना है, यह इस आंदोलन का आप कह सकते हो आदर्श वाक्य था और इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विकल्प। इसको बताएं। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? अभी मैंने आपको बताया केरल में, तो केरल सही उत्तर है, केरल इसका सही उत्तर। इसको बताएं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? आप जानते हैं
चौरी चौरियों की घटना जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की हुई थी, इसी के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा जो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब आप लोगों से कुछ निवेदन है। निवेदन यह है कि सबसे पहली बात कि जो लोग अभी तक नोट्स साथ साथ नहीं बना रहे हो, कि जो लोग अभी तक टॉपिक नहीं नोट्स कर रहे हो, जैसे कि आज हमने देखा क्या क्या, विशेष रूप से यदि हम बात करें आज कि आज की जो कक्षा थी उसमें किन बिंदुओं की बात की गई। पहला, सबसे ज्यादा हमने बात किया जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाले बाग की सबसे ज्यादा बात हुई। दूसरा, सबसे ज्यादा बात हुई असहयोग आंदोलन की बात हुई, ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग के बाद प्रारंभ में हमने बात किया था चंपारण सत्याग्रह की बात हुई, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो आज विशेष रूप से जो हमने देखा वो क्या देखा कि 3 महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। कहने का मतलब है कि जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं और इन टॉपिकों से गुजरते हैं तो इनको हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन रहे हैं। और यहां से जो तीनों टॉपिक हैं अभी तक यदि हम देखें तो पिछले 20 वर्षों में यदि हमने इन तीनों टॉपिक को मिला लें तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके यहां पर मिले हैं। 30 से 35 प्रश्न इन 3 टॉपिक से पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं। तो इतिहास है, इतिहास में बदलेगा नहीं, प्रश्न यहीं से होंगे, सिर्फ शब्दों का खेल होगा, शब्द बदले जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, हमें शब्दों पर पकड़ बनाकर रखनी है कि चीजें हमारी गलत ना हो, हमें अच्छे से चीजें बेहतर ढंग से हम कर सके। देखो, इस बार इतिहास में, क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी गलती है कि थोड़ा सा समय लगा, मैं ये बताने में आपको थोड़ा सा समय लग गया कि आपको ये नोट करते हुए चलना है। आधुनिक भारत का इतिहास जब हमारा समाप्त हो जाएगा, कोई भी हम दूसरा टॉपिक करेंगे तो प्रत्येक दिन जब मैं आऊंगा प्रश्नों को लेकर, उससे पहले मैं आपको प्रमुख टॉपिक आपको नोट करा दूंगा कि ये टॉपिक नोट करने हैं और इनको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप भी ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते हो। मेरा तो यह प्रयास है कि आपकी परीक्षा से पहले, जब आपकी परीक्षा आए उससे कम से कम 15 दिन पहले आपको सभी विषयों के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिए जाएं कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो हैं आप, तो भी उन टॉपिक को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकें, आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। ये अपना प्रयास है। तो प्लीज, यदि अच्छा लगा है, क्योंकि लगातार आपको वीडियो मिल रही है, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दिएगा। पीडीएफ के लिए आप पहला कमेंट जाकर, कोई भी वीडियो आप देखते हो उसमें एक कमेंट आपको कुलिंदर सिंह यादव के नाम से मिल जाएगा, उसमें आप जाओगे तो उसमें पीडीएफ की लिंक होती है टेलीग्राम ग्रुप की, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाओगे तो आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 कमेंट होते हैं वीडियो में, तो आप जाके अच्छे से खोज के और अपना आप कह सकते हो कि पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और पीडीएफ को साथ ही साथ रखना भी है, और यह भी प्रयास करना है जब आप पीडीएफ लेके नोट करके रखते हो तो डेट वाइज रखो, क्योंकि पीडीएफ आप एडिट कर सकते हो अपने अनुसार, एडिट करके रखो। साथ ही साथ पीडीएफ में सही उत्तर नहीं टिक होता है तो आप अपने से सही उत्तर टिक करके रखो या किसी कॉपी में मार्क करके रखो तो ज्यादा बेहतर है। सही उत्तर क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, मान लो आप रिवीजन कर रहे हो तो आप अपने से करोगे, उत्तर दिया रहेगा तो आप दिमाग नहीं लगाओगे अपना, इसलिए उत्तर नहीं दिया रहता, आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे अपनी इसी चर्चा के साथ, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।